नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम कृषि, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में हो रहे बदलाव और विकास की जानकारियों को लेकर कार्यक्रम के हर अंक में हाजिर हो जाते हैं। कार्यक्रम के आज के अंक में बातें होगी आपके आमदनी और विकास से जुड़ी, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसान ले सकते हैं लाभ। बैगन के अच्छे उत्पादन के लिए करें खाद का प्रबंधन। और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग रासायनिक खाद के स्थान पर किया जा रहा है और अपने कई फायदों के कारण यह बेहद लोकप्रिय होता जा रहा है। जानने योग्य बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट की तरह ही वर्मी वॉश भी फसल के उत्पादन के लिए बेहद उपयोगी और लाभदायक है। वर्मी वॉश केंचुओं द्वारा उत्सर्जित तरल पदार्थ है, जिसका संग्रहण हम वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के दौरान कर सकते हैं। जो भी कचरा है, खेत का या घर का कचरा उसमें डाला जाता है, गाय का गोबर डाला जाता है, सब्जी का कचरा डाला जाता है। उसके बाद वो केचुआ डालता है, जो केचुआ कंपोस्ट बनाता है, खा के जो कंपोस्ट तैयार करता है, तो वो केचुआ डाला जाता है, जिसकी कीमत 500 रुपये केजी पर केजी कीमत पड़ती है। तो वो केचुआ उसमें डाला जाता है। डालने के बाद 40 से 50 दिन में वो खाद तैयार होता है। किसान भाई बहनों, बैगन की अच्छी पैदावार के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फसल में नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटैश की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 एवं फास्फोरस और पोटैश की पूरी मात्रा मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालनी चाहिए। शेष नत्रजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर रुपाई के समय क्रमशः 20 से 25 दिन एवं 45 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देना उचित रहता है। बैगन की संकर किस्मों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। मिर्च का प्रयोग और उत्पादन दोनों ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। यह मुख्य रूप से 3 तरह का होता है: मसालों वाली साधारण, अचार वाली व शिमला मिर्च। इसकी कुछ प्रजातियां काफी तिक्त व कुछ कम अथवा नहीं के बराबर होती हैं। कृषक बंधुओं, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करने से मजदूरों की समस्या दूर होती है, साथ ही कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से एक बार में ही फसल की कटाई, दौनी और फसल के दानों की सफाई भी एक साथ हो जाती है। इसे विशेष रूप से गेहूं, मक्का, चना, सरसों और मूंग की फसलों की कटनी और दौनी के लिए प्रयोग किया जाता है। सब्जियों का उत्पादन किसानों के लिए हमेशा से ही फायदे का सौदा रहा है। यदि इसमें थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और बाजार की उपलब्धता हो तो काफी मुनाफा लिया जा सकता है। कद्दू की खेती भी ऐसी ही लाभदायक फसल है। इसमें लागत कम है और मुनाफा अधिक। आइए जानते हैं ऐसे ही एक कर्मठ किसान गौतम कुमार के विषय में, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और कद्दू की खेती से लाभ अर्जन कर रहे हैं। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। पपीता की खेती हमारे देश में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक तकनीकों के अभाव में अक्सर फल उत्पादन कम रह जाता है। इसके लिए ज़रूरत है सही किस्मों का सही समय पर चुनाव करना। तो इसे सब जानकारियों को बतलाने के लिए हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे पपीते की वैज्ञानिक खेती के विषय में। कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है एक ऐसा फल जो कि कच्चा और पके दोनों में बहुत ही गुणकारी होता है और वो अपने गुणों से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उसे सब पसंद करते हैं, बच्चे बूढ़े सभी। बहुत ही हेल्दी फ्रूट है वो, और उसका जो पत्ता होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, औषधीय गुणों से भरा होता है। जी हाँ, एक ऐसा फल जिसकी खेती करके जो हमारे किसान भाई जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, अगर वो इसकी खेती करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं जो पहली बार किसानी कर रहे हैं वो इस फल की खेती करें और अच्छा खासा मुनाफा पाएँ। जी हाँ, वो फल मैं बता देती हूँ। उस फल का नाम है पपीता। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है पपीते की वैज्ञानिक खेती, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है विनय कुमार, सीनियर टेक्नीशियन, रीजनल स्टेशन पूसा से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये जो पपीता होता है, पपीते की वैज्ञानिक खेती क्या है, किस तरह से हमारे किसान भाई उसको करें और उसको करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? पपीता एक स्वादिष्ट एंड पौष्टिक फल है। अपने बिहार में सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सभी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अपने सभी क्षेत्रों में बिहार में मोस्टली सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। पपीता के खेती के लिए, वैज्ञानिक खेती के लिए सबसे पहले उसकी क्षेत्र देखेंगे और सबसे पहले समय अनुकूल क्या है, अनुकूल समय और क्या है, और उसके बाद तापमान क्या है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अनुकूल समय पहला साल में 2 बार लगाते हैं, फरवरी से मार्च, दूसरा जो है अक्टूबर से नवंबर में। उसका तापमान जो होता है फरवरी से मार्च के लिए 15 से 20 डिग्री होनी चाहिए, और अक्टूबर से नवंबर के लिए रोपण के लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। उसके बाद उत्तम किस्म होनी चाहिए। सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से उत्तम किस्म प्रजाति का सिलेक्शन करेंगे, जो कि वो मेरे IRI रीजनल स्टेशन पूसा बिहार से डेवलप किया गया है। पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा मैजेस्टी, पूसा डायोसियस, और दूसरा है टाइवान रेड लेडीज 8। इसकी खेती करके किसान भाई बहुत से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, जब नर्सरी से हम पपीते की खेती के लिए मुख्य खेत में ले जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए? जी, पहला सावधानियां है कि खेत की जुताई, जहां पे अगर मुख्य फसल लगा रहे हैं, पपीता का पौधा लगा रहे हैं, तो खेत की जुताई अच्छे ढंग से होनी चाहिए। डीप समर प्लाउइंग होना चाहिए, रोटावेटर से अच्छे मिट्टी को भुरभुरी कर देना चाहिए। उसके बाद
1 फीट गड्ढा कोड़ के और 1 फीट चौड़ा करके उसमें सड़ी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, DAP, यूरिया, पोटास मिला के मिक्सचर करके उसको डाल देते हैं और 15 दिनों तक छोड़ देते हैं, जिससे कि धूप से जो भी उसमें कीड़ा मकोड़ा या पतंग हो सब मर जाते हैं। उसके बाद जो पौध नर्सरी से उखाड़ के ले जाते हैं उसको पर पौध हर गड्ढा में 1-1 रोप दिया जाता है। सर ये तो नर्सरी की बात हो गई। अब हम ये जानते हैं कि पपीते की कौन कौन सी प्रजाति होती है जो हमारे किसान भाई आसानी से कर सके और जिसमें अच्छा खासा मुनाफा उन्हें मिल सके। जी, मेरे यहाँ से प्रजाति जो रिलीज हो रखी है पूसा ड्वार, पूसा नन्हा, पूसा मैजेस्टी, पूसा डायनोसियस, पूसा ग्रीन वैली, आइस ग्रीन वैली, ये सब प्रजाति बहुत ही उन्नत किस्म के हैं जो कि लगाने पे किसानों की आमदनी दोगुना हो जाती है। ये 6 महीना में फ्रूटिंग आती है और पर प्लांट इसका 40 से 45 फ्रूटिंग पर केजी आता है। सर एक पपीते के पेड़ में कितने फल लगते हैं और इसमें कीट व्याधि जो होती है, कीट व्याधि नियंत्रण कैसे करें, कौन कौन से कीड़े इसमें लगते हैं? जी, जरा हमारे किसान भाइयों। कीड़ा का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे वाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गया, जैसिड हो गया, ये सब 3-4 कीड़े ज़्यादा अटैक करते हैं। इसके लिए अटैक करने के लिए प्रबंधन जो हैं, इसके लिए काटाफ का स्प्रे 25 ml 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें किसान भाइयों। दूसरा है बीमारी इसमें येलो वेन मोज़ेक ज़्यादा दिखने को पड़ते हैं और लीफ कर्ल वायरस जो कि ज़्यादा ही अटैक करते हैं। लीफ कर्ल वायरस जो है पत्तियों को सुखाते हुए ऊपर से मुरझाते हुए ज़्यादा ही होते हैं। इसके प्रबंधन के लिए रीडोमिल M45 10 ml 15 लीटर पानी में 1 सप्ताह पे स्प्रे करें किसान भाइयों। दूसरा है फ्रूट अगर पर प्लांट अगर पूसा ड्वार्फ लगाएं तो फ्रूटिंग उसमें 45 से 50 kg पर प्लांट आते हैं, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही आमदनी का स्रोत बढ़ जाता है। सर आप हमारे किसान भाइयों को पपीते की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है।
ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। दर्शकों, ये समय है गेहूं की कटाई का। देश भर में गेहूं की कटाई की शुरुआत कर दी गई है। गेहूं की कटाई के बाद इसका उचित भंडारण करना होता है, और अगर आप गेहूं की कटाई व इसका उचित भंडारण करने में सक्षम हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फसलें सुरक्षित रहेंगी। तो इसी संदर्भ में एक वीडियो वार्ता के जरिए हमारे विशेषज्ञ आपको बतलाएंगे गेहूं की कटाई के उपरांत इसका उचित भंडारण किस प्रकार करें। तो आइए जानते हैं। किसान बंधुओं नमस्कार। अगले कुछ समय में आप अपने खेतों में लगा गेहूं को काटेंगे। कटाई के बाद का जो प्रमुख काम है वो है भंडारण का, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अगर आप उचित तरीके से भंडारण नहीं करते हैं
तो आपका गेहूं बर्बाद हो सकता है, इसमें कीड़े लग सकते हैं, और अगर यह बर्बाद होता है तो आपका मेहनत और पूंजी दोनों की बर्बादी होती है। तो किसान साथियों, आज हम यही चर्चा करेंगे कि कटाई के बाद गेहूं का भंडारण किस तरीके से आपको करना चाहिए। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रंजीत कुमार। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं कि मैं पहले जानना आपसे चाहता हूं कि घरेलू स्तर पे जो हमारे पास मौजूद हैं भंडारण के तौर तरीके, उससे किस तरह से हमारे किसान उसका उपयोग करके गेहूं का भंडारण कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी कटाई करने के बाद गेहूं को अपने थ्रेसिंग फ्लोर पर ले आएँ तो उससे अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर लें। आपको ध्यान ये रखना है कि गेहूं किन कारणों से नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। कटाई के बाद कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसका मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा, जैसे कीड़े लगना, बीमारी लगना, गेहूं का सड़ जाना। तो इन सबों को बचाने के लिए आप थ्रेसिंग फ्लोर जो आप जहां पर गेहूं की साफ़ सफाई करेंगे उसकी खूब अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। फिर वहां पर आपकी थ्रेसिंग की हुई गेहूं को रखें और रखने के उपरांत उसको शाम के समय ढक दें, अन्यथा उस पर कीटों का प्रकोप होना शुरू हो जाएगा। और छोटे स्तर पर किसानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप अपने गेहूं की कटाई कर लें उसके 2-3 दिनों में उसे अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद बोरे में भर करके अच्छे जगहों पर, अच्छे जगह कहने का मेरा मतलब है वैसे जगह पर गेहूं का भंडारण सुनिश्चित करें जहां पर नमी की मात्रा कम हो, मिट्टी से नमी ना आए, वहाँ की भी साफ़ सफाई कर लें। पहले से अगर कोई बोरा या अनाज अगर सड़ा हुआ है उसमें कीट का प्रकोप है तो उसकी भी साफ़ सफाई कर लेंगे तो लंबे अवधि तक आप अपने गेहूं के अनाज या बीज को भंडारित कर सकते हैं। रंजीत सर, जैसे आज आधुनिक तौर तरीका भी हमारे किसान अपनाने लगे हैं भंडारण के, तो जैसे आज सुपर बैग का बहुत नाम सुनता हूं, तो इस सुपर बैग में किस तरह हमारे किसान गेहूं को भंडारित करते हैं, और साथ में जो मैं आपसे पूछा था कि घरेलू स्तर पे भी किस तरह भंडारित कर सकते हैं, उसे भी हमारे किसान साथियों को बताएं। किसान भाइयों, जब गेहूं को आप सुखा लें, सुखाने के बाद सामान्य तौर पर हमारे राज्य के किसान बोरे में भर करके रख देते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र का बोरा हो या जूट का बैग हो। हम आप किसानों को ये बताना चाहेंगे कि एक बाज़ार में बहुत ही सस्ता कम लागत पर आपको एक बैग मिलती है जिसे हम सुपर बैग कहते हैं। ये कुछ अलग किस्म की बैग नहीं होती है, ये हरे रंग की, देखने में आपको बिल्कुल पॉलीथीन की सीट जैसी लगेगी, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता होती है वो अन्य बोरों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी होती है। इसमें एक बार अनाज को आप भर करके और इसके मुंह को बांध देंगे, उसमें जिप बनी रहती है, उसे बांध देंगे तो बाहर की नमी तापमान अंदर नहीं जाएगी और अंदर की नमी तापमान बाहर नहीं जाएगी। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन उस बोरे के अंदर बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण उसमें लगने वाले कीट का प्रकोप ना के बराबर होगा और आपके जो अनाज और बीज हैं वो लंबे समय तक भंडारित हो सकते हैं। तो वो किसी न किसी रूम में वो रखेंगे, तो जो जहाँ पे वो रख रहे हैं उसका स्थिति या परिस्थिति कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों। जहाँ भी आप गेहूं में को बोरे में भर करके घरों के अंदर गोदाम है वहाँ पर रख रहे हैं, वहाँ की स्थिति सबसे अच्छा कर लीजिए। अगर गोदाम है तो उसके चारों तरफ दीवालों पर चूना से पुतवा दीजिए, उसके बाद उसके फर्श की साफ़ सफाई कर दीजिए। कहीं दरार आ गई है तो उसे अच्छी तरीके से भर करके साफ़ सुथरा कर लें। ये आप सुनिश्चित कर लें कि कहीं नीचे से नमी तो नहीं आ रही है। अगर नमी आने की स्थिति है तो आप सबसे सस्ता पॉलीथीन सीट जो बाज़ार में उपलब्ध है उसको खरीद लें और फर्श पर बिछा दें। उसके बाद इस बोरे को रखें। इस बोरे के साथ एक सावधानी आपको बरतनी है जिसे सुपर बैग कहते हैं। इसके साथ सावधानी आपको ये बरतनी है कि आप ध्यान रखेंगे कि उस गोदाम में या घर में जहां आप इसको रखना सुनिश्चित करेंगे वहां पर चूहे का प्रकोप न हो। चूहा को आने जाने की जो गतिविधियां हैं उसको आप बंद करना सुनिश्चित करें, तो आप लंबे समय तक ये सुपर बैग में अपने अनाज या बीज को भंडारित कर सकते हैं।
रंजीत सर, जब ये इन विधियों का उपयोग करके भी जब वो भंडारण कर लिए हैं, तो क्या उनको बीच में इन भंडारित गेहूं को देखने का निरीक्षण करने की ज़रूरत होती है या करना चाहिए? बिल्कुल, जब एक बार आप भंडार गृह में अनाज या बीज को रख देते हैं तो रखने के बाद आप उसको नियमित अवधि पर एक बार ज़रूर उसे आप देखते रहें। ध्यान ये रखना है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो उस दिन उस बोरे को ना खोलें, क्योंकि ये सामान्य तौर की बात है, जिस दिन ज़्यादा बरसात होगी नमी ज़्यादा रहेगा और नमी हम लोग भी महसूस करते हैं, और ऐसे स्थितियों में खोलते हैं तो अनाज आपका उस नमी को सोख लेगा, जिससे कीट के बढ़ने की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। संभावना ऐसी होगी कि कीट दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। सामान्य तौर पर हम किसानों को कहेंगे कि 15 दिन के अंतराल पर एक बार ज़रूर आप अपने भंडार गृह में रखे हुए गेहूं को ज़रूर देख लें। डॉक्टर रंजीत सर, हमारे किसानों को आपने परंपरागत तरीके और आधुनिक तरीके दोनों तरीके से को बताया कि वो किस तरह भंडारित कर सकते हैं। आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों का आपने पूरा लाभ उठाया होगा और इन्हीं जानकारियों का उपयोग करके आप अपनी खेती किसानी को और सरल और समृद्ध बना सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए कृषि दर्शन के साथ और हमें दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।